वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 46 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था मैलॉक फंक्शन और आपका कैलॉग फंक्शन के बारे में, यानी कि मेमोरी एलोकेशन एंड कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के बारे में। तो जब भी हमको डायनेमिकली अगर एक सिंगल ब्लॉक चाहिए होता है मेमोरी का, मान लीजिए हमको 40 बाइट का एक ब्लॉक चाहिए होता है, तो इसके लिए हम मैलॉक का यूज़ करते हैं। और यहीं पे अगर हमको मान लीजिए 4 बाइट के टोटल आपके 10 यहाँ पे ब्लॉक हमको चाहिए, टोटल 40 बाइट के ब्लॉक हमको चाहिए, टोटल 10 ब्लॉक हमको यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हम कैलॉग का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझना है कि आपका री एलॉग क्या है, यानी कि री एलोकेशन का क्या यहाँ पे मतलब है। तो यहाँ पे देखिए री एलॉग इसका नाम ही बता रहा है कि ऑलरेडी अगर हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है और हम चाहते हैं उसी ब्लॉक को इंक्रीज़ करना, उसका साइज़ इंक्रीज़ करना, तो इसके लिए हम री एलॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे मैलॉग की मदद से सिंपली 8 बाइट का यहाँ पे स्पेस लिया, यानी कि 4 बाइट का ये हमारा स्पेस है और 4 बाइट का ये हमारा स्पेस है। तो आगे चल के अगर हमको इसी को अब 8 की जगह 16 बाइट का यहाँ पे बनाना है, यानी कि 4 बाइट का एक और 4 बाइट का एक और यहाँ पे हमको मेमोरी चाहिए, तो इसके लिए हम री एलॉग की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए री एलॉग का फ़ायदा ये है कि ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग इसमें डेटा है, मान लीजिए इसमें कुछ डेटा मैंने स्टोर कर लिया, तो इसको भी ये स्टोर करेगा और जो नया डेटा है उसको भी ये स्टोर करने वाला है। यानी कि आपका जो डेटा है वो लॉस्ट यहाँ पे नहीं होता है जब आप री एलॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको री एलॉग यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे ये डिफरेंट है मैलॉग एंड कैलॉग से। तो इसी का चलिए कंप्लीट प्रोग्राम भी अब यहाँ पे हम लिखते हैं। तो स्टार्ट में करता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हेडर फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं stdlib, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, क्योंकि यही वो आपका हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे सभी फंक्शन, यानी कि मैलॉग फंक्शन हमने यूज़ किया, इसके अलावा कैलॉग हमने यूज़ किया, री एलॉग हमने यूज़ किया और आगे हम फ्री फंक्शन को भी यूज़ करेंगे। तो ये सभी फंक्शन जो हैं ये stdlib हेडर फाइल का पार्ट है, तो इसको हमने इंक्लूड करना होता है। इसके बाद देन मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, यानी कि इंट मेन, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे ले लूँगा, एक पॉइंटर वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे एक लूप के लिए भी वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि हमको ज़्यादा एलिमेंट रीड करने हैं तो वो हम लूप की मदद से करेंगे। तो स्टार्टिंग में p इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूँगा इंट स्टार में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉइड रिटर्न करता है। एंड देन मैलॉग की मदद से मैं यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू मैंने स्टोर करनी है, तो 2 into मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज ऑफ इंट। तो साइज ऑफ इंट की मदद से हमको यहाँ पे 4 बाइट का स्पेस मिलेगा इंटू 2, यानी कि टोटल 8 बाइट का स्पेस हमको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके बाद आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि जो पॉइंटर वेरिएबल है अगर वो नल रिटर्न करता है, यानी कि मेमोरी नहीं है अगर हीप में, तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मेमोरी नॉट अवेलेबल, मेमोरी जो है वो अवेलेबल नहीं है, और इस प्रोग्राम को हम एग्जिट कर जाएंगे, यानी कि एग्जिट 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो हो गया नल के लिए अगर हमने चेक करना है। तो अब चलिए हम दो यहाँ पे वेरिएबल को, 2 वैल्यूज़ को हम स्टोर कर लेते हैं। तो एंटर 2 नंबर्स, और ये मैलॉग की मदद से फ़िलहाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एंटर 2 नंबर एंड फॉर x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज़ लेस देन 2 तक हमने चलाना है। एंड देन आपका x प्लस प्लस, एंड इसके अंदर हम स्कैनएफ की मदद से यहाँ पे रीड करेंगे, तो %d। एंड यहाँ पे आपका m% नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पॉइंटर है, यानी कि p नाम का जो वेरिएबल है ये ऑलरेडी एक पॉइंटर है, तो इसमें ऑलरेडी एड्रेस है, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, m% यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको हम लिखते हैं। तो x प्लस एक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्लस x मैंने क्यों किया, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे, अभी हमने जैसे 8 बाइट का यहाँ पे ब्लॉक जो है वो हमने ये पूछा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मैलॉग की मदद से। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो देखिए जैसे 8 बाइट का स्पेस मुझे यहाँ पे मिला, मान लीजिए 8 बाइट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फिजिकल एड्रेस है, मान लीजिए पहले वाले का है 701, दूसरे का है 702, ऐसे ही आपके 703 एंड 704। तो यहाँ पे ये पूरा 1 बाइट यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 4 बाइट हमको मिला है, लेकिन हमको जो रिटर्न करके एड्रेस मिलता है वो मिलता है 701 का। तो यहाँ पे को अगर मैं यहाँ पे p लिखता हूँ तो इसमें पहला जो वैल्यू है वो तो स्टोर हो जाएगी, लेकिन दूसरा हमको स्टोर अप करना है 701 के बाद 701, 702, 703,
704 एंड 705। तो स्टार्टिंग के जो ये 4 बाइट हैं, इन चारों में तो आपका एक वैल्यू स्टोर होगी, तो दूसरा हम जो स्टोर करेंगे वो करेंगे इस वाले में। तो पॉइंटर अरिथमेटिक कहता है कि अगर मैं इसमें +1 करता हूँ तो सिंपली ये +1 के बाद हमको नेक्स्ट जो दिखाएगा वो दिखाएगा 705 का, क्योंकि 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो 701 में जैसे ही हम +x करते हैं जिसकी वैल्यू 11 करके इंक्रीमेंट होगी, तो नेक्स्ट हमको ये 701 के बाद सीधा लेकर के जाएगा 705 पे, और यहाँ पे अपनी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे p+x लिखा हुआ है, और ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो scanf की मदद से दोनों ही हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि दोनों में हमने वैल्यू को स्टोर किया। सबसे पहले x की वैल्यू 0 है तो पॉइंटर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट में आपका पहला जो बाइट होगा उसमें ये स्टोर हो जाएगा। एंड देन +x यानी कि इसमें +1 होगा, तो आपका सीधे जो नेक्स्ट हमारा बाइट है उस पर ये चला जाएगा, यानी कि जो चौथा हमारा बाइट होगा उस पर ये चले जाएगा एंड वहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। तो इसके बाद अब मुझे यहाँ पे रीअलॉक की मदद से इस मेमोरी को इंक्रीज़ करना है, तो उसका तरीका भी आपका सेम ही यहाँ पे है। तो मैंने लिखा आपका सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल, देन इंट स्टार एंड देन रीअलॉक, एंड इसमें p पॉइंटर पे हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 2 ब्लॉक ऑलरेडी हैं, तो अब हमको 4 की यहाँ पे ज़रूरत है। तो 4 इंटू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज ऑफ इंट। तो 2 में तो ऑलरेडी हमारा डेटा है, जो डेटा यहाँ पे आपका डिलीट नहीं होगा, तो वो डेटा भी हमारे पास रहेगा, और 2 बाइट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले ली। तो आप चाहें तो नल के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर 2 मोर इंटीजर्स। तो स्टार्टिंग के जो 2 हैं उनमें तो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू स्टोर है, तो जो नेक्स्ट 2 हैं उन पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो डायरेक्टली स्कैनफ ना करके मैं लूप यहाँ पे रन करूँगा फॉर x इक्वल्स टू, देखिए 0 एंड 1 में तो ऑलरेडी हमारा डेटा है, तो इसको अब हम 2 से यहाँ पे रन करेंगे। तो <4 एंड देन x++। तो 2 डेटा तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे, तो 2 नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे हमने रीड कर लिया ऑलरेडी इस वाले स्टेटमेंट की मदद से और इस वाले लूप की मदद से। तो जो बचे हुए 2 हैं हमने यहाँ पे जो मेमोरी है उसको एक्सटेंड किया, एंड यहाँ पे जो बचे हुए 2 हैं उनको हम रीड कर रहे हैं। तो इसके बाद scanf एंड देन %d एंड यहाँ पे आ जाएगा p+x हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे बचे हुए जो 2 इंटीजर हैं वो भी हमने रीड किए, एंड इसके बाद आप चाहें तो फाइनली इन सभी को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक साथ ही हमने प्रिंट करना है फॉर x इक्वल्स टू 0 <4 एंड देन आपका x++ एंड देन printf के अंदर %d एंड /t में लिख देता हूँ ताकि टैब डिफरेंस पे हमको ये दिखे, एंड स्टार यानी कि वैल्यू एट एड्रेस, तो p हमारा एड्रेस है एंड इसी को हमने बार बार इंक्रीमेंट करना है। तो जैसे इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे तो सबसे पहले पहला जो हमारा इंटीजर है वो मिलेगा, देन उसके बाद वाला, देन जो अभी जो नए हमने दिए हैं वो हमको यहाँ पे मिलेंगे, एंड फाइनली रिटर्न 0 एंड हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले एंटर 2 नंबर जो कि हम मैलॉक की मदद से रीड कर रहे हैं, एंड देन 2 मोर इंटीजर्स जो हम रीअलॉक की मदद से रीड कर रहे हैं। तो टोटल 23, 34, 56 एंड 78। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बेसिकली यहाँ पे मैलॉक की मदद से 2 यहाँ पे साइज़ लिया, तो उसके बाद 2 को हमने रीड भी यहाँ पे कर लिया, एंड इसके बाद टोटल हमने साइज़ को इंक्रीज़ करके 4 कर लिया, एंड वापस हमने 2 यहाँ पे रीड किए, एंड फाइनली सभी को हमने प्रिंट यहाँ पे किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रीअलॉक फंक्शन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 46। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 47।